ओके स्टूडेंट्स, सो आज का जो लेक्चर नंबर 12 है वो है रीजंस फॉर एक्विजिशन एंड प्रॉब्लम इन अचीविंग सक्सेस के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम सिर्फ ये देखेंगे कि जी हम लोग एक्विजिशन करते क्यों हैं। इसमें जो कुछ पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट वन जिस तरह इधर आप लोगों को नज़र आएगा, इंक्रीज्ड मार्केट पावर है, ओवरकमिंग एंट्री बैरियर्स है, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंक्रीज स्पीड टू मार्केट है, लोअर रिस्क कंपेयर टू डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन, रीशेपिंग द फर्म कंपेरेटिव स्कोप, लर्निंग एंड डेवलपिंग न्यू कैपेबिलिटीज़। ये कुछ रीजंस हैं जो कि हम लोग करेंगे। ऑन द अदर साइड हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटीग्रेशन डिफ़िकल्टीज़ हो गया है, इनएडिक्वेट एवल्यूशन ऑफ टारगेट हो गया है, लार्ज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेट हो गया, इनएबिलिटी टू अचीव सिनर्जी हो गया है, too much diversifications, managers only focus on acquisitions and too large। so ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि हम लोग रीजंस क्यों करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। सो बिफोर एक्सप्लेनेशन हमें ये पता होता है कि जी हमारे पास एक्विजिशंस जो हैं तो वो 3 किस्म की होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है और रिलेटेड एक्विजिशंस होती हैं। सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एक्विजिशन। जस्ट एक उससे समझा दूंगा मैं आप लोगों को, इंक्रीज मार्केट पावर, सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। कमिंग टू हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन, और हम कह सकते हैं कि जी इंक्रीज मार्केट पावर के हवाले से। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज व्हेन वी डू एक्विजिशंस, बिकॉज वी वांट टू हैव अ ग्रेटर मार्केट पावर, अ हायर मार्केट पावर। सो हम क्या करते हैं, हम लोग जो एक ही जो इंडस्ट्री होती है, सेम इंडस्ट्री, उसमें हम एक कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, एक्वायर हम इसलिए करते हैं ताकि एक तो हमें कॉस्ट बेस सिनरीज की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, हम कॉस्ट कम कर लेते हैं, इस किस्म के फैक्टर्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और ऑन द अदर साइड हम रेवेन्यू पे भी सोचते हैं कि जी हमारे पास अच्छी खासी रेवेन्यू आए, आउट ऑफ द बॉक्स रेवेन्यू आए। सो इसलिए भी हम वो करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे ये लिखा है एक्विजिशन विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ये ज़रा देख ले काइंडली। जब हम इसकी बात करते हैं सिमिलरिटी की, तो हम बात करते हैं कि जो सिमिलर स्ट्रेटजीज होगी, आपकी कंपनी हो, जो इस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो, उसकी स्ट्रेटजीज सिमिलर होती हैं, उसके मेजर स्टार्स सिमिलर्स होते हैं, रिसोर्स एलोकेशन पैटर्न सिमिलर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होता है वो सिमिलर होते हैं। सो जितनी सिमिलरिटीज़ होती है उतनी ही आप लोग क्या करते हो, आप लोग की जो रीजन्स फॉर एक्विजिशन वो ज़्यादा होती हैं कि जी हमें एक्विजिशन एक्वायर करना चाहिए इस कंपनी को। इसके अगेंस्ट वर्टिकल की बात करें, सो वर्टिकल में हम क्या कहते हैं, हम एक वैल्यू चेन सिस्टम को परचेज कर लेते हैं या उसको एक्वायर कर लेते हैं। उसमें होता है कि जी उसमें भी मार्केट पावर एक फर्म्स की बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि हमने उसका एक पार्ट परचेज किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें ना, अगर आप एक कंपनी को एक्वायर कर लें, ठीक है, और अच्छी बात है, अगर आप उसके साथ सप्लायर को भी एक्वायर करें वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकते, सप्लायर को एक्वायर कर लें, सो उसमें भी आपकी मार्केट पावर बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि वही जो कॉस्ट बेस्ड एनर्जी होगी और रेवेन्यू बेस्ड एनर्जी होगी, सो आपको वो उसमें भी पॉइंट देगा। ठीक है, ऑन द अदर साइड जो जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो, आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते, वो आपका कंपेरेटर है सेम इंडस्ट्री में। सो बीइंग अ सप्लायर आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास बार्गेनिंग पावर है उसके साथ कम्पीट करने के लिए। आते हैं थर्ड पे, रिलेटेड एक्विजिशंस पे आते हैं। रिलेटेड एक्विजिशंस की जब हम बात करते हैं, सो उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जी रिलेशनशिप्स की, मतलब रिलेशनशिप वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, साइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो हम एक कंपनी को जब एक्वायर करते हैं, सो हम देखते हैं कि इधर ये बिजनेस जो है, तो उसका जो कंपनी है और मेरी जो कंपनी है, हमारा बिजनेस सेम है कि नहीं। अगर बिजनेस सेम होता है, ठीक है, वी एक्वायर दैट कंपनी, 1। नंबर 2, अगर बिजनेस, लेट्स सपोज बिजनेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम फिर साइज़ देखते हैं कि जी उस कंपनी का साइज़ और मेरी कंपनी का साइज़ जो आपकी कंपनी होती है वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, अगर सेम है गो फॉर इट, अगर बड़ी है गो फॉर इट। ठीक है, स्मॉलर फर्म है सो लोग उसको एक्वायर नहीं करते अनलेस इट इज़ अ वेरी ह्यूज थ्रेट। वो थ्रेट किस तरह होता है, वो थ्रेट आ जाता है नंबर 3 में, टेक्नोलॉजी बेस्ड पे। ठीक है, शायद उस कंपनी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि आपके पास ना हो, सो इसलिए भी आप लोग एक कंपनी को एक्वायर करते हो। ठीक है, ताकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी आए, या उनके पास जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले लोग होते हैं या स्किल्स होती हैं, आप लोग उनको भी एक्वायर करते हो इनडायरेक्टली।
और फोर्थ हमारे पास आ जाता है कल्चर। कल्चर में हम बेसिकली हम लोग के हमारे जहन में कल्चर के जब आ जाते हैं नाम, तो हम कहते हैं नॉर्म, वैल्यू, बिलीफ, इसकी बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ नॉर्म्स की बात करते हैं लेकिन बिलीफ्स की बात नहीं करते। हम यहाँ वो जो अवॉइडेंस होती है ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स या एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स, उसकी बात करते हैं, नॉर्म्स की सिर्फ बात करते हैं कि जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरह है, ठीक है। सो इसलिए भी हम एक्विजिशन करते हैं। तो रिलेटेड एक्विजिशन में हम बेसिकली फोकस करते हैं बिजनेस को, टेक्नोलॉजी को, साइज को और कल्चर को। इसका बाद आता है जी ओवरकमिंग एंट्री बैरियर्स। वन ऑफ द रीज़न फॉर एक्विजिशन एक ये भी है कि जी हम एंट्री नहीं कर सकते किसी भी मार्केट में। एक मल्टीनेशनल फर्म होती है, वो किसी कंट्री में आना चाहती है, ठीक है। सो उसके लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है। वहाँ की पॉलिसीज़, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ के फॉरेन ऑफिसेज, वहाँ की डॉक्यूमेंटेशंस, वहाँ के एथिकल स्टैंडर्ड्स, वहाँ के वैल्यूज़, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ के बिलीफ्स, वो सब कुछ डिफरेंट होता है। सो व्हाट द कंपनी डू, द कंपनी इस तरह कर लेती है कि जी वो बजाय से कि अपनी सब कंपनी वहाँ पे खोले, वाई नॉट वो एक कंपनी एक्वायर कर लेती है, ठीक है। कंपनी एक्वायर करने के बाद उसमें ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली उसके पास वो सारी जो उसके पास इश्यूज होते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली क्लियर आउट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगोशिएशन की बात नहीं रहती एक कल्चर के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन। क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन में हम लोग क्या करते हैं, हम जब बात करते हैं ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस की, सो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में हम ये करते हैं, अगेन वही बात आ गई कि जी मल्टीनेशनल फर्म है, ठीक है। सो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो, ये भी इशू होता है। सो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि जी हम क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन करें। जिस तरह अभी कोविड-19 की सिचुएशन में यूरोप में जब ये आया था तो बहुत सारे शेयर्स गिर गए थे, तो चाइनीज़ ने उनको एक्वायर किया था, ठीक है। और मोर देन 40% कंपनीज को चाइनीज़ ने एक्वायर किया यूरोप में। अब वो इसलिए क्योंकि बजाय से कि वो वहाँ पे जाए, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सब कुछ डिफरेंट है। सो यू शुड गो फॉर एक्विजिशन, ठीक है। इंडियन फर्म्स जो आजकल हमारी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडियन फर्म्स एक्वायर कर रही हैं बाकी कंपनीज़ को। इसमें तो ब्राज़ील कॉर्पोरेशंस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये चाइनीज़ एंड इंडियंस ही हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंक्रीज स्पीड ऑफ टू मार्केट। अच्छा, ये एक पॉइंट है। हम एक्विजिशन इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब हम एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं या एक न्यू सर्विस देते हैं, सो उसमें भी हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है, ठीक है। वही बात आ जाती है जी, मुझे स्किलफुल रिसोर्स चाहिए होंगे। अगर वो पीपल्स की हम बात करें, लेट सपोज एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनकी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, उन पे भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मुझे वो इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो सब कुछ, मुझे उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो सब कुछ। तो इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट की बजाय वाई नॉट गो फॉर एक्वायरिंग अ कंपनी। अगर वो मैं एक्वायर करता हूँ, एक तो मुझे उसकी कॉस्ट कम पड़ जाती है, दूसरा फास्टर मार्केट पेनिट्रेशन हो जाती है जिस तरह यहाँ पे मेंशन है, और जो मेरे रिटर्न्स होते हैं, ठीक है, वो अच्छे खासे होते हैं। मतलब मींस आई कैन प्रेडिक्ट द रिटर्न्स कि जी मेरे पास इतने रिटर्न्स आएंगे। सो बहुत जल्दी मैं अपने ब्रेक इवन उस पर चला जाता हूँ। इसके अलावा हमारे पास आ गया है जी लो रिस्क। अगेन सेम टू द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है, कि जब अगर मैं एक नई कंपनी खोलता हूँ सो मेरा हाई रिस्क होगा, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी, मेरी सर्विस चलेगी नहीं चलेगी। सो वाई नॉट मैं कंपनी को एक्वायर कर लूँ और उस कंपनी की जो करंट प्रोडक्ट्स हैं, जो करंट सर्विसेज हैं, वही रन हो, ठीक है। सो रिस्क मेरा ऑटोमेटिकली लो होगा। हाँ, अब एक बात है कि अगर एक कंपनी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल है, सो वाई वुड इट वांट टू बी एक्वायर्ड बाय समवन अदर, या एक और कंपनी को इससे वो क्यों एक्वायर होना चाहेगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली देयर मिट बी सम ड्रॉबैक्स, ठीक है, कोई ना कोई इशू होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जी रिस्क चले लोअर नहीं तो मॉडरेट सही, लेकिन हाई रिस्क तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम कर सकते हैं जी, हम इसलिए भी करते हैं कि जी हमें रिस्क लोअर होता है कंपेयर टू डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, कभी कभार कंपनी चाहती है कि वो डाइवर्सिफाई हो जाए। डाइवर्सिफाई में बात हम करते हैं तो हम बात करते हैं दो चीज़ों की, रिलेटेडनेस की और अनरिलेटेडनेस की। जब हम रिलेटेडनेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी सेम इंडस्ट्री हो, ठीक है, सेम इंडस्ट्री हो, सेम प्रोडक्ट हो या सेम सर्विस हो। सो अगर हम उसी कंपनी को एक्वायर करें, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, कोका कोला को करे, जिस तरह भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में देख लें, जैज़ ने भारत को एक्वायर किया था, सोनी ने एरिक्सन को एक्वायर किया था, ठीक है। सो वो सेम प्रोडक्ट्स थे, सेम इंडस्ट्री थे, सब कुछ, तो वहाँ पे सक्सेसफुल रेट ज़्यादा होता है। जबकि अनरिलेटेडनेस मीन्स टू डिफरेंट
मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स और 2 डिफरेंट सर्विसेज, 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, कभी कभार ये भी पॉसिबिलिटी है। इंडस्ट्रीज कभी कभार सेम होती है लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं, सर्विस डिफरेंट हो जाती है। लेट सपोज देख लें, लैपटॉप से एग्जांपल देख लें और मोबाइल फ़ोन से एग्जांपल देख लें, ठीक है। सो ये एक इसमें एक इशू आता है। सो जितनी रिलेटेडनेस ज़्यादा होगी उतनी ही सक्सेसफुल एक्विजिशन होगी, जितनी रिलेटेडनेस कम होगी उतनी ही अनसक्सेसफुल होगी। मतलब कंपेरेटिव एडवांटेज जो होगा बट वो कम होगा, सस्टेन्ड कंपेरेटिव एडवांटेज नहीं होगा, वो टेम्पररी होगा। मीन्स आपके लिए उसके लिए काम करना पड़ेगा अगर आप अनरिलेटेड एक्विजिशन की तरफ जाना चाहते हो। तो आ जाते हैं जी रिशेपिंग द फर्म्स कंपेरेटिव स्कोप। जब आप एक फर्म को एक्वायर करते हो, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली उसकी जो मतलब ये फिर आपकी कंपनी के अंडर आता है। सो आपकी कंपनी का गुडविल उसके साथ मैच होता है, आपकी कंपनी के ब्रांड रेपुटेशन उसके साथ मैच होता है, और उसकी कंपनी के जो नेगेटिव साइड्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, मिनिमाइज होना शुरू हो जाते हैं, वो डिपेंडेंसी कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप इंटीग्रेशन करते हो अपने फर्म और उस फर्म्स के जो एक्वायर फर्म है उसके साथ, ठीक है। integration of strategies, integration of management practices, integration of management experiences, integration of say resources allocation या उसके patterns वगैरह हो गए। तो जब हम ये करते हैं तो हमारा कंपेरेटिव स्कोप ऑटोमेटिकली चेंज होता जाता है, और जितना वो चेंज होता है उतनी ही उसमें जाहिर बात है वो डिपेंडेंसी कम होना शुरू हो जाती है। सो आप एक कंपेरेटिव एज की तरफ जाना शुरू हो जाते हो, आप एक प्रॉपर राइवल की तरह एक्ट करने लग जाते हो। लास्ट इसमें हमारे पास है लर्निंग एंड डेवलपिंग न्यू कैपेबिलिटीज़। अच्छा, कभी कभार हम एक्विजिशन करते हैं ताकि हम कुछ सीखें, कुछ न्यू चीज़ें डेवलप करें, न्यू कैपेबिलिटी हमारे पास आए, ठीक है। या कभी कभार हम एक फर्म एक्वायर कर लेते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। लेट सपोज कुछ लोग करते हैं कि नहीं जी मेरे पास एक टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस तरह यहाँ पे मेंशन है, और वो उस ABC कंपनी के पास है। अब ABC कंपनी को एक्वायर करने के बाद वो टेक्नोलॉजी उसको मिल जाती है। जिस तरह जैज़ ने वायरत को परचेज़ किया 4G, जैज़ ने कोई बिडिंग नहीं की थी, लेकिन सिर्फ वायरत ने बिडिंग की थी। अब ऑटोमेटिकली जब वो वायरत को परचेज़ कर रहा है, वो जोंग 4G टेक्नोलॉजी उसके पास ऑटोमेटिकली आ गई है, ठीक है। नो नीड फॉर बिडिंग, नो नीड फॉर एक्स्ट्रा पेमेंट, वो सब कुछ वायरत ने किया हुआ था, उसको मुफ्त में मिल गया था, ठीक है। सो ये एक कैपेबिलिटी है जो जोंग की बड़ी डेवलप्ड हुई, ठीक है। उससे बहुत कुछ उसको जैज़ को बहुत कुछ लर्निंग करने के लिए वो मौका मिला, ठीक है। नॉलेज बेस की बात हो रही है, ठीक है। सो नॉलेज ऑफ दैट कंपनी, नॉलेज ऑफ यूर कंपनी, एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, पैटर्न्स की बात हो रही है, टेक्निक्स की बात हो रही है, मेथड्स की बात हो रही है, टूल्स की बात हो रही है। सो वो जितना नॉलेज आ रहा है दोनों कंपनी से, वो जितना वो इंटीग्रेट होगा उतनी ही आपकी न्यू नॉलेज बेस बनेगी, ठीक है, और वो नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सो ये इस लेक्चर के हवाले से ये कुछ पॉइंट्स। देयर माइट बी सम अदर फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आप लोग को अगेन मैं वही बात करूँगा जी, आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, और लोगों के लेक्चर्स देखें, ठीक है, उससे पढ़ें। दीज आर द सम ऑफ द रीजंस ऑफ एक्विजिशंस जो कि मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग इस तरह कर लें काइंडली कि आप लोग सिर्फ इसको एक बार देख लें, समझें, एक ब्लैंक पेपर लें, उस पर अपने प्रॉब्लम्स लिखें, ठीक है, एंड वी विल डिस्कस दोज इश्यूज, ठीक है, ईदर ऑन ग्रुप कॉल और इंडिविजुअल कॉल और थ्रू यूट्यूब वीडियोज़ और थ्रू emails, whatever you like. So let me know at the end, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।